नीतीश जी की जाति का कब बोलबाला था यहाँ पर? नीतीश जी की जाति की कितनी संख्या है बिहार में? 2% से कम नीतीश जी की जाति की संख्या है। तो नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो क्या हमने किसी एनालिस्ट ने कहा था कि उनकी जाति का बोलबाला हो जाएगा बिहार में? और मेरी जाति का बोलबाला क्यों होना चाहिए? भाई बोलबाला तो अच्छी सरकार का होना चाहिए, लेकिन ये जो धारणा है कि आपकी जाति की संख्या ज़्यादा होगी तो आप जीत पाएंगे, ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरे इंडिया का हमसे आंकड़ा ले लीजिए। ज़्यादातर राज्यों में जो सबसे ज़्यादा संख्या वाली जातियों के नेता हैं वो मुख्यमंत्री या टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं। आप आंध्रा को उठा के देखिए, आंध्रा में सबसे बड़ी जाति दलितों के बाद कापू की है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? वो कम्मा बनते हैं या रेड्डी बनते हैं। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, जिनकी सबसे बड़ी जाति की संख्या वो नहीं बनते हैं। गुजरात, जिसकी जो सबसे बड़ी जाति की संख्या होती है उसका राज्य के टॉप पोस्ट पर पहुंचना। मोदी जी की जाति के कितने लोग गुजरात में हैं? शरद पवार जी के जाति के महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा संख्या में थोड़ी ना है। तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मेरी बात नहीं हो रही है, मैं आपको एक दूसरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको शुरुआती ताकत उसकी ज्यादा दिख सकती है। आप लालू जी के नजरिए से देखिए, लालू जी की जाति की संख्या मान लीजिए 17 है, तो क्या 17% लोग सरकार बना सकते हैं? जब तक दूसरे लोग उसमें जुड़ेंगे नहीं तब तक किसी भी जाति की संख्या इतनी नहीं है कि वो अपने दम पर किसी की सरकार बनवा दे या पूरी व्यवस्था बदल दे। अब जब आप एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं तो दूसरी सारी जातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर उससे डरती हैं और वो गोलबंद होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में आप एनालिसिस करवा के देख लीजिएगा, अभी का ही नहीं, पिछले 20 साल का, ज़्यादातर मोस्ट डोमिनेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर होते हैं, वो समाज में टॉप पोजीशन पे उस राज्य में पहुंचने में उनको दिक्कत है। लालू जी भी नहीं बने हैं, लालू जी भी बिहार उन्होंने एक बार जीता है, ये ध्यान रखिए। आप कहिएगा लालू जी यहाँ यादव सबसे बड़ी समाज उनका संख्या वो बने, नहीं बने। लालू जी यहाँ 1995 में एक ही बार चुनाव जीते अपने दम पर, और वो तब जीते जब वो गरीबों के नेता के तौर पर देखे जाते थे। उसके बाद जब वो पिछड़ों के नेता हुए, तो जब वो गरीबों के नेता थे तो लालू जी की पार्टी 54 में 53 MP जीत कर आई थी, तब बिहार झारखंड साथ में था। तो आप जब लालू जी पिछड़ों के नेता बन गए तो उनकी MP की संख्या घट के 20-25 हो गई। जब वो यादवों के नेता हो गए तो घट के 10-12 आ गए। अब वो RJD के यादव के नेता हैं तो उनकी संख्या 2-4-5 है। यादवों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। यादव 1995 में। तेजस्वी की क्या होगा? भाई उनकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। तो उनकी जो कुछ भी है वो तो लालू जी का है। मैं आपको लालू जी की जर्नी बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी भी तेजस्वी जो है वो लालू जी के बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, अगर लालू जी का नाम न हो तो उनकी क्या पहचान है आपके लिए? हमारी बात छोड़ दीजिए, यूथ लीडर नहीं। भाई आप बताइए, अगर आपके नजर में है तो। नहीं, आप प्रजा के बीच में। अच्छा चलिए, आप बहुत होगा तो उनको यूथ लीडर कहिएगा ना। हाँ। बिहार का नेता तो नहीं कहिएगा। भाई तेजस्वी यादव का आपने खुद कहा यूथ लीडर हैं, जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं यादव समाज के, उनसे बहुत काबिल यूथ लीडर हैं, दूसरे समाज में भी लड़के हैं। लेकिन जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। आप कैसे एक डिफरेंशिएटर, जो आजकल एक बड़ा कैची वर्ड है कि बिहार पॉलिटिक्स में, आप डिफरेंशिएटर फिर कैसे होंगे? क्योंकि आपने बोला उन 1200 परिवार पे भी कंसेंसस ये बना कि ले लेंगे, जाति पे भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम इस पे भी हम काम कर सकते हैं, तो कैसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? देखिए, मुझे क्या डिफरेंशिएट, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है
तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। दूसरी बात, एक नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के ज़माने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे ज़रूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। हम लोग सिर्फ 2 ही बात कह रहे हैं कि बिहार में भैया नाली गली बने न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहले यहाँ पलायन रुकना चाहिए और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्ट्रेस कंडीशन में 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग रह रहे हैं, आप बताइए पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोगों को 400 रुपया महीने का पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया, इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में वो बूढ़ी महिला इंतज़ार करती है 400 रुपये आने का, ताकि वो अपना दवा खरीद सके या साड़ी खरीद सके या खाना खा सके। 400 रुपया में वो क्या करती होगी, आपके और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उस 400 रुपया में भी भ्रष्टाचार का आलम है कि 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। बिहार के वो लोग जिम्मेवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है और आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब समय है कि आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रशांत जी, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए दिल्ली में, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, हमारे न्यूज़ मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बिहार के लोग ही चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और नहीं, जब हर जगह आप जाएंगे ना, कस्टम्स, इनकम टैक्स, हर जगह अगर ये सब चला सकते हैं, अगर बाकी संस्थाएं चला सकते हैं, तो ऐसे क्यों है कि बिहार में नहीं चला सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ये भ्रम है कि बिहार से बड़े IAS IPS होते हैं बहुत लोग। IIT मैं बता रहा हूँ, जो भी रिजल्ट्स आते हैं सब बिहार के होते हैं। उसको ध्यान से देखिए जरा। IAS IPS IIT वो कर रहा है जो बिहार का है लेकिन बिहार से बाहर चला गया है। बिहार से IAS IPS आज से 20 साल पहले बनते थे। पटना जैक्सन हॉस्टल से 5 लोग तब करते थे, एक साइंस कॉलेज के कैवेंडिश और फैराडे से लड़के तब करते थे जब वहाँ पढ़ाई होती थी। आज बिहार से जो IIT कर रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है। बिहार से जो IAS IPS बन रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से जो मैं बात आपको बता रहा था कि लालू जी के टाइम में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ से लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। आज जो IAS IPS IIT कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वो बच्चे बिहार के हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो पलायन जो मैंने आपको कह रहा हूँ, वो यहाँ से वो चले गए। 10वीं 12वीं के बाद परिवार ने अपना ज़मीन, चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में ये है कि भाई गरीबी से निकलना है तो हमको IAS IPS बनना है, हमको लाल बत्ती चाहिए, ये गांव-गांव में क्लीसेड है। तो लोग अपना ज़मीन बेच कर भी जा रहे हैं।
आप दिल्ली में जितने भी कॉलोनी है जहाँ लोग कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं उसमें बहुतायत बिहार के लोग हैं। हाँ। कोटा में बहुतायत बिहार के लोग हैं। इंजीनियरिंग करने वाले किसी कॉलेज में आप बेंगलोर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, सब बिहार के लोग हैं। तो वो तो बिहार में होता तब बिहार का फायदा होता तो ना। आप क्या करेंगे अगर सरकार में आएंगे, अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसको कैसे? पहली बात कि मेरे मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जन स्वराज ने जो फंडामेंटल 3 बातें कही हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा IAS IPS बने हैं और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन स्वराज का मॉडल ये है कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे अगर विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और ये व्यवस्था 5 वर्ष में बनाई जा सकती है। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बनाए जाए, हर साल एक, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया ही ऐसा हम लोग स्पेयर कर सकते हैं जो कि इस पर खर्च हो। अब आप ये कहिए कि भाई आप 10 साल में इसको बनाएंगे तो दूसरों का क्या होगा, उनकी जीवन तो उनका रुकना नहीं है। उसके लिए हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो वेस्ट में व्यवस्था है कि गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय से खुश नहीं हैं अपने इलाके के, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए वहीं पर, और उसका जो एक रेगुलेटेड फीस है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई ये कीजिएगा तो सब प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पटना में आज यहाँ बैठे लोगों को मैं पूछूं कि भाई तुम साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लड़के कहेंगे मैं प्राइवेट साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। अगर आपसे पूछूं कि आपका लड़का पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा, रमैया का फीस भी सरकार भरेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो पटना मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पूरे वर्ल्ड ओवर प्रूवन चीज़ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि अगर आपके एरिया में सरकारी विद्यालय के सेवा से आप खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट का फीस हम लोग देंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल भी फ्री नहीं है। हाँ। ये लोगों का नोशन है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। भाई सरकारी विद्यालय को चलाने में औसतन यहाँ एक बच्चे पर करीब करीब प्राइमरी विद्यालयों का खर्चा आ रहा है 850 रुपया प्रति विद्यार्थी। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रति विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे तो 850 रुपये खर्चा आ रहा है। और जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं। और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उससे उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया हम लोग ये नए वर्ल्ड स्केल के स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं। हर साल 550 विद्यालय बनाएंगे, तो अगले 5 साल में 2500, अगले 10 साल में 5000 विद्यालय बन जाएंगे। उस पर करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं। ऐसे तो आप 3 इलेक्शन जीतना होगा आपको। हम इलेक्शन जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई आकर जब तक आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे तब करेंगे 10 साल की बात कर रहे हैं। एक इलेक्शन अभी और एक इलेक्शन बाद में। जिस दिन काम कर दिया तो दूसरा इलेक्शन अपने आप बैठ के जीतेंगे, उसकी चिंता नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहेगा कि मैं आऊँगा और कल बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं सुधरेगी। अगर आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने हैं तो उसके लिए 10 साल का प्लान होना चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे और उसको मैं बता रहा हूं कि इंक्रीमेंटली कैसे 10 साल में किया जाएगा। 1/3 बजट हम लोग अभी की जो व्यवस्था चल रही है इसको एफिशिएंट और बेहतर बनाने में खर्च करेंगे
और 1/3 इस जो हमारा बजट है अभी एजुकेशन का, उसका हम लोग खर्च करना चाहते हैं जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको, उसका फीस भरने के लिए। फोकस शिक्षा है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 के लिए शिक्षा है, और 15 से जो 50 साल का है उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में पूंजी दिया जाए, उसको हाथ में सस्ता ऋण दिया जाए ताकि वो काम कर सके। जैसे आपके यहाँ दिल्ली में डीबीटी में नहीं, डीबीटी में नहीं, डीबीटी में मेरा कोई यकीन नहीं है। मैं सब्सिडाइज्ड, मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ग्रांट के मुकाबले सॉफ्ट लोन आर मोर इफेक्टिव। 3% लोन पर, जैसे 1% लोन पर मोदी इंटरेस्ट पे मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया है, तो समाज को, राष्ट्र को ये चिंता है कि भैया 1 लाख करोड़ रुपया वापस करना है। अगर जापान ने वही पैसा 1 लाख करोड़ रुपया आपको ग्रांट के तौर पे दे दिया होता तो लूटपाट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करेगा, हिस्सा हो जाता है, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है कि ग्रांट जब आपको मिलता है तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना चाहते हैं जहां आपको 10%, 12% ब्याज ना देना पड़े, 4% ब्याज देना पड़े, अगर आप रोजी रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। और कृषि में भी ये नहीं, कृषि को मैं ला रहा हूँ दूसरे। तो पहले आप 3 फंडामेंटल चीज़ समझिए। 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बढ़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग वो पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहाँ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2,000 रुपये महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। फंडामेंटली यही 3 बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि इस शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़ी जो सबसे बड़े 15 से 50 का समस्या है कि इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहाँ से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि CD रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में अभी CD रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश में हंगामा हुआ, भाई कम करो, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में CD रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में CD रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में CD रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे, कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, HDFC जितना बैंक लोन देता है वो तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, वो SME का लोन नहीं है, वो इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, 70% इंडिया की इकोनॉमी, 64% तो सर्विस सेक्टर में है। रिटेल भी तो नहीं रिटेल है, तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको YouTube चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? अगर IT हब बन जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो लेटर स्टेज में होगा। जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे है नहीं तो खर्च क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं होने की 2 वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है, और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट CD रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है,
HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर, लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्या लालू बिल्कुल, यादव ने नहीं देखिए, किया? यही बात आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हर साल बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है, और 1990 से ये आंकड़ा लिख लीजिए, RBI का आंकड़ा अभी चेक करा लीजिएगा पूछने से पहले। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, जो बिहार का पैसा है। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को CD रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। आज पूरे दिन मिल के आप खाली यही पूछिए, आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुला लीजिए, अगर वो बता दे कि भाई CD रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम ये काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है।